हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहम, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohum.com। PYQ सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th CBSE साइंस के फिजिक्स पोर्शन के 2020 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग और डिलीटेड टॉपिक्स को हटा देने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए हैं अभी के पेपर्स के लिए, वो हम लोग साथ में रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे जैसे कि पेपर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होते हुए आता है, तो कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 1 मार्क्स के। तो उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो 2020 ईयर के साइंस के फिजिक्स पोर्शन के सेट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इट, नेम द अंडरलाइंग फिनोमेनन। और ये आपका केवल और केवल 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी कॉइल के लिए या किसी कंडक्टर के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, क्या नाम दिया जाता है। तो आपको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक बात मालूम है कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। और जब लूप क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के थ्रू क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। और इसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके आंसर में आप अपनी नोटबुक में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस तरीके से हमारा ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करके बताना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कौन कौन सी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है। ए में आपसे बोला गया है केवल और केवल प्लेन मिरर्स के लिए, बी में बोला गया है कनकेव मिरर्स ओनली, सी में बोला गया है कन्वेक्स मिरर्स ओनली, एंड डी में बोला गया है ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो हर एक टाइप के मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स या कॉन्केव दोनों ही मिरर्स आते हैं, तो सारे ही टाइप के रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, और सेम सेट के लिए यानी कि सेट 1 के लिए आपको ये क्वेश्चन भी, इसका सीरियल नंबर भी 9 नजर आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी 9 ही सीरियल नंबर था। इसका क्या मतलब है, ये और वाले क्वेश्चन है या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज, ए है रियल, बी है इन्वर्टेड, सी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, डी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपसे ये बोला जा रहा है कॉन्केव मिरर के केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले यानी कि कॉन्केव मिरर के पास में प्लेस करते हैं तो इमेज एनलार्ज्ड इमेज बन के आती है, यानी कि बड़ी इमेज बन के आती है। तो ये इमेज किस टाइप की है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या बोलना चाहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी कॉन्केव मिरर के केस में फोकस से पहले किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं तो जो इमेज बन के आती है वो कैसी इमेज बनकर आती है, वर्चुअल टाइप की इमेज बनकर आती है, और सीधी यानी कि इरेक्ट इमेज बनकर आती है। ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है जबकि अपीयर टू मीट है, इसीलिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इस केस में बन के आएगी। और आपको ये डायग्राम एग्जाम से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप सीधे सीधे इसका आंसर करेक्ट जो ऑल्टरनेटिव है उसको लिखकर आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो देखिए कितने इजी से और सिंपल से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ए है वेरी कॉन्टिन्यूसली, बी है डज नॉट चेंज, सी है रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डी है इंक्रीजेस हेविली। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हुआ होता है करंट के साथ में, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो कम हो जाती है या फिर वो कॉन्टिन्यूसली वैरी कर रही होती है, उसमें किस टाइप का चेंज आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमको पता है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के आपस में
कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना। और कांटेक्ट में आ गए हैं, इसका क्या मतलब है कि जो पूरा का पूरा सर्किट है उसमें तेजी के साथ में करंट का क्या होने लगा है, फ्लो होने लगा है, और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है ना। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज हैविली। जब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में तेजी के साथ में होने लगे, या फिर वो जो करंट है वो ज़्यादा बढ़ने लगे अचानक से, तो तब क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है अचानक से, है ना। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ही है सेट 1 के लिए, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 10th क्वेश्चन ही था। तो सेम टू सेम सीरियल नंबर का क्या मतलब है, और वाले क्वेश्चन हैं या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 बल्ब्स हैं, मान लिया एक बल्ब तो ये हो गया और दूसरा बल्ब ये हो गया, ये सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है। तो ये मान लेते हैं हम जो करंट को मेजर करने वाला सोर्स है या फिर अमीटर, और इस तरीके से हमने यहाँ पर बैटरी से इसको कनेक्ट करके लगा दिया, ठीक है। तो एक बल्ब के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस दिया गया है, ये वाला है 100 वॉट का, और दूसरे वाला है 40 वॉट का। करंट फ्लो हो रही है कुछ इस तरीके से इस सर्किट में, ठीक है। तो इसको भी हमने इस तरीके से बना लिया, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए ही, ताकि आप समझ पाएँ क्वेश्चन को, इसीलिए बनाएंगे रफ में, वरना 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसके लिए डायग्राम्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। अब सीरीज में ये दोनों बल्ब्स कनेक्टेड हैं। द करंट थ्रू द 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। तो इस वाले बल्ब के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो है 1 एम्पियर। द करंट थ्रू द 40 वॉट बल्ब वुड बी। तो अब इस वाले बल्ब के थ्रू जो कि 40 वॉट का बल्ब है उसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोनों ही बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से ही दोनों ही बल्ब के थ्रू, या अगर दोनों ही कोई रेजिस्टेंसेस होते उनके थ्रू सेम टू सेम ही करंट क्या होती, फ्लो होती। इसलिए अगर 100 वॉट बल्ब के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो 40 वॉट बल्ब के थ्रू भी 1 एम्पियर करंट ही फ्लो होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, 1 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसमें हमसे बोला गया है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो पार्ट 1 रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट, एंड 2 व्हाइट अपीयरेंस ऑफ द सन एट नून व्हेन इट इज ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन में आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, जिसके थ्रू पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो सनराइज और सनसेट है उस टाइम पर जो सन है वो हमको रेडिश कलर का क्यों नज़र आता है। सेकंड वाले डायग्राम के थ्रू आपको ये बताना है, या फिर सेकंड वाले पार्ट में आपको ये बताना है कि जब सन ओवरहेड होता है एट द टाइम ऑफ नून, यानी दोपहर के समय में, तब सन हमको केवल व्हाइट कलर का ही क्यों नज़र आता है, तब लाल क्यों नहीं नज़र आता है, ठीक है। ये केवल और केवल आपको डायग्राम के थ्रू, लेबल्ड डायग्राम के थ्रू शो करके बताना है, ठीक है। तो पहली अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, जहां पर हमसे बोला गया है सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेडिश कलर का नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जब बात होती है सनराइज और सनसेट की, तब जो सन होता है वो कहाँ पर होता है, एट होराइजन, यानी कि बहुत दूरी पर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हमसे है। ये रहा ऑब्जर्वर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, या फिर अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है या फिर ये देख रहा है, तो इसको लाल रंग का सूरज या फिर सन नज़र आ रहा है सनराइज और सनसेट के टाइम पर। अब होराइजन पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसका मतलब है जो व्हाइट लाइट सन के थ्रू आ रही है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, यानी कि 7 कलर्स जिनको हम विबग्योर के थ्रू बताते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम कलर्स क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी लाइट ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो वो सबसे मिनिमम स्कैटर्ड लाइट होगी, और वो कौन सी होती है, तो वो होती है रेड लाइट। तो जो भी व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनमें से जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो कि रास्ते में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं हो रही है और हमारे तक कुछ ना कुछ रेड लाइट पहुंच पा रही है। इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेडिश कलर का नज़र आता है या फिर लाल रंग का नज़र आता है। बल्कि जब अगर हम बात करें नून के टाइम की या फिर दोपहर के टाइम की, जहाँ पर सन ओवरहेड होता है, तो वहाँ पर उसकी लाइट हमको नॉर्मल वाइट लाइट ही नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है तब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करनी पड़ रही है, और जो वाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं यानी कि 7 कलर्स हैं वो स्कैटर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, और वो सारे के सारे कलर वाइट लाइट के ही तरीके से हमारी आंखों तक पहुँच रहे हैं, और इस टाइम पर हम सन को व्हाइट लाइट के फॉर्म में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक लेबल डायग्राम इस क्वेश्चन के आंसर में अपने एग्जाम्स में बना के आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है अ VI ग्राफ, यानी कि
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो। तो आपको एक ग्राफ इस टाइप का दिया गया है नाइक्रोम वायर के लिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ? इस ग्राफ के थ्रू आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं? ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ। तो इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए आप एक सर्किट डायग्राम के थ्रू इस ग्राफ को किस तरीके से डिनोट कर पाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम ही बना लेते हैं। तो ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ है, इसका मतलब है कि ये जो नाइक्रोम वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसके थ्रू करंट क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। ठीक है, और ये इस तरीके से एक वोल्टेज सप्लाई या फिर बैटरी से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और ये हो गया मान लिया स्विच। तो इस तरीके से आप एक सर्किट डायग्राम इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप, ये हो गया आपके पास में नाइक्रोम वायर। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ के थ्रू, जो कि हमको कैसा ग्राफ नज़र आ रहा है, तो ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर VI ग्राफ आ रहा है हमारे पास में, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो करंट है उसकी अलग अलग रीडिंग्स के लिए, या फिर करंट अगर वेरी भी कर रही है तभी भी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है ना, इस नाइक्रोम वायर के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो हमको वायर दिया गया है वो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ओम्स लॉ को अगर कोई भी कंडक्टर फॉलो करता है, इसका क्या मतलब होता है कि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ये एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। और इसके लिए हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? सो V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक इस सिंपल से छोटे से ग्राफ के थ्रू गैदर की और वो हमने यहाँ पर शो कर दी। यही इसी टाइप से आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर अपनी एग्जाम्स में लिखकर आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसके 2 पार्ट्स हैं A एंड B, यानी कि 1.5 मार्क ईच। तो एक एक करके दोनों ही पार्ट्स को हम अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट A की बात करते हैं। तो पार्ट A में आपसे बोला गया है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि अगर किसी वायर के अक्रॉस कोई करंट I फ्लो हो रही है एट अ टाइम T, तो कुछ फैक्टर्स पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस वायर में वो डिपेंड करती है। और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो वो फैक्टर्स होता है स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि I स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यानी कि R, और जिस टाइम T में वो करंट फ्लो हो रही है वो टाइम T। ठीक है, तो ये रहा एक रेजिस्टेंस R, इसमें करंट फ्लो हो रही है I एट अ टाइम T। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो H होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इस वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर RT के। तो यहाँ पर से अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हटाते हैं तो H इक्वल्स टू आ जाता है एक कांस्टेंट इंटू I स्क्वायर RT। एंड इफ K इक्वल्स टू 1 हो तो यहाँ पर जो हमारे पास में H इक्वल टू आता है निकल के, वो क्या हो जाता है I स्क्वायर RT। और यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन सिंबल्स के नाम भी आप देख के आएंगे, जैसे कि I के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, करंट को डिनोट कर रहे हैं। T के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, हम टाइम बता रहे हैं। R के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ H के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमसे बोला गया है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 hours थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। तो आपको हीट जो उस वायर में जनरेट हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास में है जो कि हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग बता पाए हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, I स्क्वायर R इंटू टी। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पर एक आई आर की जगह पर हम V रख लेते हैं, V इंटू आई इंटू टी। और हमको पता है I इंटू टी किसके इक्वल होता है, तो जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा हो उसके इक्वल होता है, जिसको हम Q के थ्रू डिनोट करते हैं, यानी कि H इक्वल्स टू V इंटू क्यू। सो H इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है 40 वोल्ट का, इंटू Q की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो हमको गिवन है 96000 कूलम्ब।
तो इसको भी यहाँ पर कूलम भी लिख लेते हैं। सो H इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁶, और हीट है तो इसका मतलब जूल, इतना आंसर आपके पास में आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, उसकी इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी ये आपको बताना है हर एक पार्ट में। पहले वाले पार्ट में आपसे बोला गया है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो किसी कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है फोकस और किसके बीच में, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है। यहाँ पर ए बी के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और उसके ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस है उसको हम यू के थ्रू ही डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी यू हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब रूल्स आपको पता है क्योंकि चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप लोग इसके लिए रे डायग्राम बनाइए जल्दी से। पहले वाली रे जो हम लोग ले रहे हैं, ये वाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाली रे जो कि हम ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजार रहे हैं वो डेविएट हुए बिना क्या हो जाएगी, एमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ इस तरीके से डायग्राम बन के आएगा। यहाँ पर जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं होती हैं, तो वो वर्चुअली मीट होती हैं, यानी कि अपीयर टू मीट होती हैं। इसका मतलब है जो इमेज बनकर आ रही है वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज बनते हुए आ रही है, जिसको हम A' B' के थ्रू शो कर रहे हैं। और ये एक इनलार्ज इमेज है, यानी कि बड़ी इमेज बन के आ रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, साथ ही साथ इरेक्ट इमेज है, यानी कि सीधी इमेज बनती हुई आ रही है, और वर्चुअल इमेज तो हमने इस पर डिस्कस कर ही लिया। तो इस तरीके की इमेज इस केस में हमारे पास में बनते हुए आ रही है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के फ्रंट में कहीं पर भी रख लीजिए। तो कॉन्केव लेंस का केस तो हमको मालूम ही होता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी हम लोग प्लेस करते हैं तो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनकर आती है ना। तो देखिए ये रहा हमारे पास में कॉन्केव लेंस। यहाँ पर हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने प्लेस किया है कुछ यहाँ पर, यानी कि F और 2F के बीच में। ठीक है, फिर एक रे को गुजारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर भी ये कहाँ से होकर जाएगा, क्योंकि इसका फोकस किधर साइड को होता है, तो ये भी यहाँ पर वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ठीक है, तो इसका, और ये जो कॉन्केव लेंस होता है वो क्या करता है, वो रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है। इसीलिए ये वाली रेज जो एक्चुअल में यहाँ पर मीट होती हुई नहीं नजर आती हैं, वर्चुअली मीट होते हुए नजर आती हैं। और दूसरी वाली रे ये रही जो कि O के थ्रू, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O के थ्रू जाएगी और डेविएट हुए बिना ही एमर्ज उसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो बनकर आती है A', B'। तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, इरेक्ट इमेज है एंड वर्चुअल इमेज है। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है एट 2F ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट को अब हमने प्लेस करना है 2F पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर O। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है AB को 2F पर। ठीक है, यहाँ से एक रे गई, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरी, दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरी और बिना डेविएट हुए एमर्ज हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारी इमेज यहाँ पर, ये दोनों ही रेस क्या हो गई, एक्चुअल में मीट हो गई हैं, यानी कि रियल इमेज अब बनकर आई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। साथ ही साथ A' B' के थ्रू हमने इसको नाम दिया है, और हमको इमेज कैसी नजर आ रही है, इन्वर्टेड इमेज नजर आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका साइज है वो कैसा है, वो सेम साइज है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर 2F पर ही ये बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो तीनों ही पार्ट्स हमने अच्छे से कर लिए। लास्ट में क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, स्टेट द साइंस एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशंस इन द अबव मेंशन्ड केसेस 1 and 2। तो ये जो 2 केसेस हमको दिए गए थे 1 and 2, इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन का एक तो बताना है कि वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और उनकी वैल्यूज लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी, ये भी हमको बताना है। पहले वाले केस में देखिए जो हमारा मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, M इक्वल्स टू क्या होता है, V/U होता है। V क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर क्योंकि इमेज की डिस्टेंस क्या है, लेंस से ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से, तो जो न्यूमरेटर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है V। तो इसका मतलब है अगर V की वैल्यू ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो M इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस। और साथ ही साथ क्योंकि जो इसका
इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है, तो अगर u हम नेगेटिव लेते हैं तो v भी यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में जो v है वो u के कंपैरिजन में क्या है, कम है, यानी कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, लेकिन जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व करके आएंगे तब इसमें जाके आपको 5 के 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 29 ही है, यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन का और इसका सीरियल नंबर सेम टू सेम है, यानी कि ये वाले क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चन से, और वाले ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसको करने में आप कॉन्फिडेंट है, आप उसको चूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दी गई है 4.0 सेंटीमीटर, is placed 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15.0 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को उससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, यानी कि u की वैल्यू आपके पास में है। तो 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को एक एक करके हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आपसे बोला गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो एक शार्प इमेज हमको मिले, इसके लिए हमको जो मिरर है और स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की डिस्टेंस कॉन्केव मिरर से कितनी है ना। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपके पास में u की वैल्यू है, कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस हम नेगेटिव में लेते हैं। फोकल लेंथ भी हमारे पास में, यानी कि f की वैल्यू हमारे पास में है, कॉन्केव मिरर के केस में ये नेगेटिव हो जाती है, -15.0 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला हमारे पास में हमको मालूम है 1/v + 1/u = 1/f, क्योंकि यहाँ पर हमको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1/v = 1/f - 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1/v = क्या आ जाएगा आपके पास में, 1/f की वैल्यू कितनी है, तो -15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -1/u की वैल्यू कितनी है, तो ये है -25। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 75 और 15 5 75 होता है, तो ये हो गया -5 और ये प्लस हो गया, यहाँ पर से 25 3 75 होता है, तो ये हो गया +3। तो यहाँ से आपके पास में 1/v = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/75, यानी कि ये आपके पास में आ गया -1/37.5। तो यहाँ पर से अगर v की वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, v = -37.5 सेंटीमीटर। और यही हो गया आपके पहले वाले पार्ट का आंसर, कि जो हमको स्क्रीन और कॉन्केव मिरर के बीच की डिस्टेंस पता करनी है ताकि इमेज हमारे पास में शार्प इमेज आ पाए, वेल डिफाइंड इमेज आ पाए, उसकी डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी, हमको 37.5 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, सेकंड है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज का साइज पता करना है। आपके पास में ऑब्जेक्ट का साइज है, हाइट है ना, तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, और ये इक्वल टू किसके हो जाता है, मिरर के केस में -v/u के। ठीक है, तो इमेज की हाइट HI = क्या हो जाएगा, -v/u इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये हो गया आपके पास में -v की जगह पर कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर अपॉन u की जगह पर कितना आ गया, ये आपके पास में आ गया -25 सेंटीमीटर इंटू HO, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर। तो जब आप लोग इसको फाइंड आउट करोगे तो जो हाइट आ जाएगी इमेज की वो आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। अब -6 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो बिलो द एक्सिस बन रही है, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, जिसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर्स है। लास्ट थर्ड पार्ट में आपको बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो इस केस में जो इमेज बन रही है उसकी फॉर्मेशन आपको रे डायग्राम के थ्रू दिखानी है।
तो हमने एक कॉन्केव मिरर लिया है, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी PQ नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। ये इसका पोल है जिसको हम P के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, जिसको हम AB नाम के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई वो कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी वाली रे जो पोल से जाके टकराई फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके क्या आ जाएगी, सेम ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरीके से जो हमारे पास में इमेज बन के आएगी वो यहाँ पर बन के आ रही है, जिसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और इन्वर्टेड इमेज है। यहाँ पर हम ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि फोकल लेंथ हमको 15 सेंटीमीटर दी गई थी, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया था 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस C की से लेके P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है R = 2 इंटू फोकल लेंथ होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो कितनी हो गई हमारे पास में, 30 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस करना है, तो ये इन दोनों के बीच में तो नहीं, जो सेंटर है उससे थोड़ा सा पास में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, इमेज बन गई कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये भी लिख देते हैं हम। तो इमेज बन रही है 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कौन से वाले साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, इसीलिए इसकी वैल्यू किस में आई थी, नेगेटिव में आई थी यहाँ पर से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे से समझ में। इस क्वेश्चन में हमको इतना सब कुछ करना होगा तब जाके हमको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट यानी कि पार्ट ए में आपसे बोला गया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी 2 यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके 2 यूजेस आपको बताने हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और इसको टेम्परेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब केवल और केवल वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट हो। तो आप लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके 2 यूजेस क्या क्या है, तो ये एक तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होता है, लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स में या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स में या फिर लाउड स्पीकर्स में एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में आ रहे हो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं, कब, जैसे कहीं पर हमको चोट लग गई हो या फिर हमारी आईज में कहीं पर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन या फिर स्टील के चले गए हों तो उनको रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमने लिया एक सॉफ्ट आयरन कोर जो कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रहा है, ठीक है। इस पर हमने बांध दिया है या फिर वाउंड किया है, लपेटा है कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। और इस पूरे के पूरे जो सिस्टम है इसको किसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी एंड स्विच के साथ में। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वैसे ही ये जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है सॉफ्ट आयरन कोर जिस पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया है, वाउंड किया है, वो कैसे यहाँ पर बिहेव होने लगेगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होने लगेगा और इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। तो ऐसा ही डायग्राम, लेबल डायग्राम यानी कि लिख कर आना है, जो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर यूज़ की हैं इसके लिए उनके नाम लिख कर आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो इसका पार्ट है ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट सी है, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि हमने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया था, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते थे लाइक स्टील, है ना। तो जो आयरन कोर है, जो सॉफ्ट आयरन कोर की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक तो वो बहुत अच्छी होती हैं, दूसरी बात ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होना बंद हो जाएगा या फिर स्विच ऑफ हो जाएगा वैसे ही जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है और जैसे ही करंट फ्लो शुरू होता है वैसे ही उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट डी, लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मटेरियल फिक्स्ड है यानी कि जो जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अभी तक वही यूज़ करनी है, तो हमको बताना है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स उनको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर से तभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, वो उस पर प्रपोर्शनली डिपेंड करती है,
ठीक है, वैसे ही अगर रिडक्शन ऑफ एयर गैप्स बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ मैग्नेट हो जाए, यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि नंबर ऑफ कॉइल्स क्या हो, इंक्रीज हो, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। साथ ही साथ जो करंट फ्लो इस सर्किट से हो रही है, अगर वो भी करंट का जो फ्लो है वो भी ज़्यादा हो जाए, तभी भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये रीजंस लिख सकते हैं या फिर ये तरीके लिख सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो वो बढ़ाई जा सकती है। और इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब है 1.5 1.5 ईच। तो एक एक करके हम इन दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है स्टेट द रिलेशन कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशन बताना है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट फ्लो हो रही है उन दोनों के बीच में, साथ ही साथ उस रिलेशन को बताने के लिए आपको एक ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर किसी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके लिए जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो रिमेन्स अनचेंज रहे, यानी कि वो बदले नहीं, लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस कंडक्टर के किन्हीं 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही होती है उसके। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को हम वी के थ्रू डिनोट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, यानी कि करंट के। सो यहाँ से हमारे पास में रिलेशन निकल के आता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पर R के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो R के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, और हमको पता है इसी V और I के ग्राफ के थ्रू ही हम लोग क्या बता पाते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए जहाँ पर उसका रेजिस्टेंस कितना है ये हमको कैलकुलेट करना हो। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनकर आता है और ये क्या डिनोट कर रहा है, इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस रिलेशन को लिख पाते हैं। और जो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होकर आता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हम y एक्सिस में क्या दिखाते हैं, शो करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जो x एक्सिस है उसमें क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिनोट कर रहे हैं करंट, यानी कि I इन एम्पियर्स को। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर पाते हैं और यहाँ पर हम इसके स्लोप के थ्रू क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, तो रेजिस्टेंस यानी कि R की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपसे बोला गया है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.35 एम्पियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 0.35 एम्पियर। साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1.4 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू आपके पास में 1.4 वोल्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस कंडक्टर का। तो हमारे पास में रिलेशन अभी इसके पार्ट ए के थ्रू ही आया था, क्या था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास V अपॉन आई। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास में उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। V की वैल्यू है 1.4 वोल्ट अपॉन आई, यानी कि करंट की वैल्यू है 0.35 एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपके पास में आ जाएगा 4 ओम्स। ठीक है, और यही हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। तो सिंपल से ही थे दोनों से पार्ट, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग ईयर 2020 के सेट 1 एंड सेट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं साथ में फिजिक्स के। अभी हम लोग सेट 3 के जो क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 के साथ में कॉमन नहीं थे वो डिस्कस करेंगे। तो सेट 3 में जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स पोर्शन का वो है क्वेश्चन नंबर 1, और ये केवल और केवल 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे बोला गया है स्टेट एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC ओवर डायरेक्ट करंट यानी कि DC। तो आपको बताना है कि जो डायरेक्ट करंट होती है यानी कि DC, उसके कंपेरिजन में AC का क्या एक एडवांटेज है। तो आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें यानी कि DC की, तो उसके लिए जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए यानी कि AC के लिए जो वोल्टेज को ड्रॉप डाउन या फिर ड्रॉप अप किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। और इसी वजह से जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है विदाउट लेस लॉस ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट यानी कि DC। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इतना आपके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इनफ है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे।
ए है एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बी है एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सी है अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, डी है अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको कुछ पेयर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो रियल इमेज जो फॉर्म होती है वहाँ पर एक्चुअल मीट तो आना ही चाहिए, है ना। अपीयर टू मीट तो वो वर्चुअल इमेज हो जाती है ना। तो इसका मतलब है जो सी हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया और डी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पर अपीयर टू मीट, अपीयर टू डाइवर्ज है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑप्शन हो गया ए, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट है एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो ये दोनों ही रियल इमेजेस क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए में है ए एंड डी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी में है बी एंड डी, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये है ए एंड बी, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास में सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेट 3 के लिए सेम सीरियल नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो इसका ये मतलब है ये और वाले क्वेश्चन से, यानी कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जिसको करने में आप कॉन्फिडेंट है, उसको आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट करके आएंगे। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेजेस। अब आपको वर्चुअल इमेजेस ध्यान में लाना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सोचनी है। ऑप्शन ए में आपसे बोला गया है कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं सही ही है ना, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं होती हैं। ये वाली जो रेज मिलके क्या बनाती हैं, वर्चुअल इमेजेस बनाती हैं। ये क्या होती है, अपीयर टू मीट होती है ना, या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होती है फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। फिर देखिए बी है आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से कहीं ना कहीं वर्चुअल इमेजेस बन सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ही लग रहा है। आर ऑलवेज इरेक्ट, तो ये हमेशा सीधी इमेजेस बनती हैं, तो ये भी सही है। आर ऑलवेज इन्वर्टेड, अब हमेशा इरेक्ट बनेंगी तो इन्वर्टेड कैसे ही बन सकती हैं। तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो गए। अब बताना है द करेक्ट प्रॉपर्टीज आर ए एंड डी, तो ऑप्शन इनकरेक्ट। बी में है ए एंड बी, तो ये भी अभी तक इनकरेक्ट, क्योंकि हमको तीनों ही चाहिए, ए बी एंड सी। तो ये वाला जो तीसरा सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ए और बी भी ऑप्शन में थे, तो ये भी करेक्ट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि हमको तीनों के तीनों ही चाहिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता, सी वाला ऑप्शन हो जाता, यानी कि ए बी एंड सी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म के बीच में सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ग्लास स्लैब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट हैविंग बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जो कि क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात करें ग्लास प्रिज्म की, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट हैविंग 2 ट्राइंगुलर साइड्स इंक्लाइंड एट रेक्टेंगुलर साइड्स, यहाँ पर आप लोग इसको साइड्स कर लीजिएगा, एंड 1 रेक्टेंगुलर बेस। तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम भी आप लोग साथ में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। तो क्या होगा जब मोनोक्रोमेटिक लाइट रे या फिर उसकी बीम या फिर व्हाइट लाइट इन दोनों पर ही, यानी कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट की जाए। तो पहले अगर हम डिस्कशन करें ग्लास स्लैब के लिए, तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो क्या होता है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट रे या फिर उसकी कोई बीम किसी भी ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होती है तो वो डेविएट तो होती ही है अपने एक्चुअल पाथ से, थोड़ी सी बेंड होगी एक्चुअल पाथ से, लेकिन जो इंसिडेंट रे थी वो इमर्जेंट रे के ही क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के लिए ये वाला डायग्राम बनाया है, लेकिन कंडीशन सेम टू सेम यही वाली होगी। यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, फिर वो नॉर्मल के टुवर्ड्स डाइवर्ज होगी, और देन ये जो इमर्जेंट रे जब नेक्स्ट मीडियम में दोबारा से जाएगी तो वो इस वाली रे के क्या आएगी, पैरेलल आएगी, यानी कि इंसिडेंट रे के पैरेलल आएगी।
ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा था, मोनोक्रोमेटिक लाइट का था। तो आप लिख सकते हैं इट डेविएट्स फ्रॉम एक्चुअल पाथ बट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाइट लाइट की, किसके केस में, ग्लास स्लैब के केस में, तो जब व्हाइट लाइट रे किसी भी जो ग्लास स्लैब है उस पर इंसिडेंट करती है तो वो सेम टू सेम अपने पाथ से बेंड तो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन वहाँ पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, यहाँ से वो बेंड होती है, कहाँ पर आती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स आती है, देन फिर वो जो इमर्जेंट रे वहाँ पर आती है, जब दोबारा से उसका मीडियम चेंज हो रहा होता है तो वो इंसिडेंट रे की क्या होती है, पैरेलल ही होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन केस ऑफ व्हाइट लाइट, तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स है इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर वो अकर नहीं होता है, और जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है उनकी डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर ही होती है। तो ये तो केस हो गया किसका, ग्लास स्लैब का। अब हम बात करेंगे ग्लास प्रिज्म की। तो पहले जो हमने केस लिया है वो कौन सा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। तो जब भी प्रिज्म में, किसी ग्लास प्रिज्म में मोनोक्रोमेटिक लाइट रे या फिर बीम को इंसिडेंट किया जाता है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से तो डेविएट होती है, लेकिन जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। किस केस में, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के केस में, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें वाइट लाइट के केस की, जब किसी भी वाइट लाइट रे को या फिर उसकी बीम को किसी प्रिज्म में या फिर ग्लास प्रिज्म में इंसिडेंट किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, यानी कि विबग्योर में, यानी कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, उन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो वाइट लाइट टूट जाती है और स्क्रीन पर हमको ये साथ के साथ कलर क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ white light in its constituent colors occur। तो ये ही 2-3 डिफरेंसेस हैं जो कि ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बीच में है। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि 2.5 ईच। चलिए एक एक करके इन दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट यानी कि पार्ट ए में हमसे बोला गया है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके थ्रू आपको एक पैटर्न या फिर डायग्राम के थ्रू बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उनको डिनोट करना है या फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमारे पास में एक ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसके अराउंड जो हम ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देख रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ही शो कर रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस करंट कैरिंग जो ये लूप है या फिर ये वायर है इससे डिस्टेंट होते हैं या फिर दूर जाते हैं तो ये सर्कल्स हमको क्या होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर लार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में वो कैसी शो हो रही है, वो हम लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो करते हैं। तो इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट बी में आपसे बोला गया है why is it that the magnetic field of a current carrying coil having n turns is n times as large as that produced by a single turn or loop। तो इसका ये मतलब है कि कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n टाइम्स ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एक सिंगल टर्न वाले लूप या फिर करंट कैरिंग कॉइल के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा हम लोग को मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो उस वायर या फिर उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही होती है उसके। तो इसका मतलब है कि करंट अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n नंबर ऑफ टर्न्स के। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए कि हर एक टर्न से जितनी भी करंट पास होती जाएगी तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, हर एक टर्न से सेम टू सेम रहेगी, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी उतना क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कितनी हो जाएगी, वो भी n टाइम्स ज़्यादा ही हो जाएगी एक सिंगल टर्न के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप। और इसी वजह से क्या होता है कि जो n नंबर ऑफ टर्न्स वाला कोई भी सर्कुलर कॉइल है या फिर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या होगा, वो n टाइम्स ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके कंपैरिजन में, एक सिंगल टर्न वाले लूप या फिर कॉइल के कंपैरिजन में। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।